चट्टानों और पत्थरों में कैद इतिहास की इस रोमांचक यात्रा में स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम मध्य प्रदेश के प्राचीन अतीत में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं। और मज़े की बात यह है कि हम किंवदंतियों या सुनी सुनाई कहानियों के सहारे नहीं, बल्कि सीधे उन ठोस साक्ष्यों पर बात करेंगे जो गुफाओं और स्तंभों पर उकेरे गए हैं। ये पत्थर भले ही मूक हों, लेकिन ये चीख चीख कर बताते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ की सत्ता और समाज की रूपरेखा असल में कैसी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 2000 सालों के इस विशाल इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 अलग अलग कालखंडों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत होगी मौर्यकालीन पदचिन्हों से, फिर हम देखेंगे विदेशी आक्रमणों का दौर, उसके बाद आएगा गुप्त काल का स्वर्ण युग, फिर हूण आक्रमण का उथल-पुथल भरा समय और अंत में क्षेत्रीय राजवंशों का शानदार उदय। ये टाइमलाइन देखिए, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मौर्य साम्राज्य से लेकर 10वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राजवंशों तक का ये सफर मध्य भारत के राजनीतिक बदलावों की एक बहुत ही बड़ी और नाटकीय तस्वीर पेश करता है। ये हमारा आज का पूरा रोड मैप है। तो चलिए अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, मौर्यकालीन पदचिन्ह और अशोक के प्रारंभिक शिलालेख। हमारी कहानी शुरू होती है महान मौर्य साम्राज्य से। अब द्वितीया के इस गुर्जर शिलालेख को ही ले लीजिए। ये कोई आम पत्थर नहीं है। आमतौर पर अशोक के लेखों में सिर्फ उपाधियां देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से उनकी उपाधि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी यानी देवताओं के प्रिय के साथ उनका नाम दर्ज है। इतिहास की पहेली को सुलझाने वाला ये एक बहुत ही दुर्लभ और अहम साक्ष्य है। और सिर्फ दतिया ही नहीं, होशंगाबाद के पनगुडारिया और सारूमारू जैसे स्थलों से मिले सबूत इस बात को और भी पुख्ता कर देते हैं। ये साफ तौर पर साबित करते हैं कि मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का कोई दूर दराज का भूला बिसरा इलाका नहीं था, बल्कि ये एक अभिन्न और गहराई से जुड़ा हुआ हिस्सा था, जिसकी हर गतिविधि सीधे केंद्र से संचालित होती थी, एकदम सुव्यवस्थित। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, बदलती सत्ता, जिसमें हम विदेशी आक्रमणों और सातवाहन शासन के दौर को समझेंगे। इतिहास में सत्ता कभी भी एक जगह टिककर नहीं रहती है ना। मौर्यों के पतन के बाद ये क्षेत्र विदेशी राजदूतों, इंडो ग्रीक और कुषाणु जैसी शक्तियों के लिए एक बड़ा चौराहा बन गया। सांस्कृतिक मेलजोल का एक बेहतरीन उदाहरण विदिशा का ये प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ है। इसे हेलियोडोरस नाम के एक यूनानी राजदूत ने बनवाया था। सोचिए, राजा भागभद्र के दरबार में आया एक विदेशी जो भारतीय धर्म को पूरी तरह अपना लेता है। ये दिखाता है कि कैसे विदेशी प्रभाव यहाँ की मिट्टी में रच बस रहे थे। इसी उथल-पुथल वाले कालखंड में शक और कुषाण राजाओं के भी खंडित लेकिन ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। सांची से लेकर भेड़ाघाट तक मिले उनके शिलालेख इस बात की गवाही देते हैं कि मालवा और जबलपुर के इलाकों में विदेशी शासकों की मौजूदगी कितनी फैली हुई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की तरफ, गुप्त काल का स्वर्ण युग, यानी एक फलता फूलता साम्राज्य। 4वीं और 5वीं शताब्दी में आकर तो तस्वीर बदल जाती है। गुप्त साम्राज्य ने मध्य भारत में वास्तुकला और प्रशासन का एक ऐसा दौर शुरू किया जिसकी कोई मिसाल नहीं है। गुप्त काल के इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं कि उन्हें समझने के लिए हमने इसे एक टेबल में बांट दिया है। सूपिया में वंशावली का रिकॉर्ड हो, एरण में सम्राट के विश्राम नगर का जिक्र हो, या फिर उदयगिरी में चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध मंत्री का उल्लेख। ये सारी चीजें चीख चीख कर बताती हैं कि उनका प्रशासन कितना दूरगामी और गजब का सुव्यवस्थित था। अब इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ उदयगिरी गुफाओं की वो बारीक शानदार नक्काशी है और दूसरी तरफ एरण के विशाल स्मारकों के खंडहर। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे लिखित साक्ष्यों को एक चेहरा देते हैं। ये गुप्त साम्राज्य के सांस्कृतिक और राजनीतिक दबदबे का वो जीता जागता सबूत है, जिसे उन्होंने हमेशा के लिए पत्थरों पर उकेर कर छोड़ दिया। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? गुप्त काल के ये शिलालेख सिर्फ सूखी जानकारियों की कोई लिस्ट नहीं है। तुमैन शिलालेख का ये काव्यात्मक हिस्सा ही ले लीजिए। इसमें राजा कुमार गुप्त के तेज की तुलना शरदकालीन सूर्य यानी सर्दियों की धूप से की गई है। मतलब क्या गजब का सूक्ष्म आख्यान है। ये उस वक्त के साहित्य और कला की गहराई को कितने खूबसूरत तरीके से पेश करता है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। हमारा चौथा खंड है हूण आक्रमण, यानी उत्तर पश्चिम से आया एक बड़ा खतरा। गुप्त काल की उस शानदार स्थिरता को अंततः हूणों के भयंकर आक्रमणों ने चकनाचूर कर दिया। और इस खौफनाक दौर को भी मध्य प्रदेश के पत्थरों ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्ज किया है।
एरण और ग्वालियर में मिले हूण राजाओं, तोरमाड़ और मेहर कुल के शिलालेख इस बात का पक्का सबूत है कि ये आक्रमणकारी सेनाएं मध्य भारत के बिल्कुल दिल तक कितनी गहराई में घुस चुकी थीं। ये कोई छोटा मोटा सीमा विवाद नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को जड़ से हिला देने वाला एक बड़ा तूफान था। लेकिन हर तूफान के बाद शांति आती है, और यहाँ शांति आई एक बहुत ही शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई के बाद। मंदसौर का ये राजसी सौंधनी स्तंभ उसी शौर्य की कहानी सुनाता है। इस पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि कैसे औलीकर वंश के राजा यशोधर्मन ने उस क्रूर हूण शासक मेहर कुल को आखिरकार धूल चटा दी। विदेशी ताकतों को खदेड़ने का ये एक बेहद अहम मील का पत्थर है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। हूणों को खदेड़ने के बाद जैसे जैसे गुप्त और औलीकर वंशों की केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ने लगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। स्रोत ग्रंथ हमें बताते हैं कि अब छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और स्थानीय राजवंशों का दौर आ गया था। वाकाटकों ने अपना विस्तार किया, बुंदेलखंड में परिव्राजक और उच्चकल्प जैसे महाराज सामने आए, और फिर चंदेलों और परमारों जैसे समूहों ने तो पूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान करके अपनी अलग रियासतें ही खड़ी कर लीं। मालवा में परमारों की विरासत को हम आज भी इन शानदार खंडहरों के रूप में देख सकते हैं। ये सिर्फ टूटे हुए पत्थर नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने कितनी ज्यादा परिष्कृत और स्थानीयकृत वास्तुकला को जन्म दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और अपनी पहचान का जश्न इन पत्थरों को बड़ी बारीकी से तराश कर मनाया। अगर हम इन दो अलग अलग युगों की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआती प्राचीन साम्राज्यों जैसे मौर्य और गुप्त का पूरा फोकस पूरे महाद्वीप में फैले अपने मानकीकृत आदेशों और शिलालेखों पर था, एक तरह का सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन इसके उलट बाद के इन क्षेत्रीय राज्यों ने अपने स्थानीय गौरव को दिखाने के लिए अत्यधिक विशिष्ट और बहुत ही भव्य वास्तुकला का रास्ता चुना। दोनों का अपना अपना अलग अंदाज था। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस क्षेत्र की चट्टानें और ये मूक स्तंभ अनगिनत पीढ़ियों की यादों और उनके संघर्षों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। लगभग 2000 सालों का इतिहास इन पत्थरों पर दर्ज है। इसे देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर मध्य प्रदेश की इस मिट्टी के नीचे और कितने ऐसे भूले बिसरे साम्राज्य दबे पड़े हैं जो भविष्य में डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास के इन राज को समझने के इस सफर में